Hello students, today we are going to start third unit and the topic is European Union. So story शुरू होती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है. क्वेश्चन स्टैंड करता है कि क्या उन्हें अपनी राइवलरी को कंटिन्यू करना चाहिए, जो उन्होंने इतने सालों तक दुश्मनी निभाई है, क्या उसे कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और कोऑपरेशन करना चाहिए और अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए. तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि उन्हें राइवलरी ख़त्म करके कंट्रीब्यूशन एंड कोऑपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, जिससे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे कि आपको मैंने बताया था, कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाती है. तो यूरोपियन यूनियन का जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इस मैप में हैं, और इसमें जो पर्पल कलर में हैं वो सभी ओल्डर मेंबर्स हैं, और जो ब्लू हैं वो न्यू मेंबर्स हैं. तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो यूएसए के साथ थी उस टाइम पर और कैपिटलिस्ट कंट्री थी, और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ये यूएसएसआर के साथ थी. तो यहाँ पर हम इन्हें कैपिटलिस्ट कंट्री बोला करते थे. नाउ अब ये वाली बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब हम आगे से पढ़ेंगे तो आपको वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जब भी आएगी तो आपको इसको इस तरीके से समझना है, ठीक है. और यूरोपियन यूनियन पूरा जब बन गया, जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, तो पूरा यूरोप अब आज़ाद हो गया था. और जो आपने देखा कि कुछ कंट्रीज़ इधर थी और कुछ इस दूसरे ग्रुप में थी, जो दूसरा ग्रुप ख़त्म हो गया था, तो ये पूरा यूरोपियन यूनियन बन गया था. अब हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला हमें समझने की कोशिश करनी है कि यूरोपियन यूनियन एकदम से कभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ, बल्कि इसका इंटीग्रेशन का एक टाइमलाइन है. इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इंटीग्रेट होती चली गई. तो ये सबसे पहले स्टार्ट होता है मार्शल प्लान के थ्रू. अब हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, बर्बाद हो गई थी. वहाँ की इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ वॉर, उनकी स्टेट के पास पैसा नहीं बचा था, उन्होंने वॉर में इतना पैसा खर्च कर दिया था. तो अब एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी यूरोप को. तो मार्शल प्लान क्या था, यूएस ने इंट्रोड्यूस किया था इसे. मार्शल प्लान वॉज इंट्रोड्यूस बाई यूएस. इसने प्रोवाइड किया इन्हें फाइनेंशियल हेल्प फॉर द रिवाइवल ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी. मार्शल प्लान क्लियर हो गया सबको. यूएस ने फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग. मार्शल प्लान के अंदर OECC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया गया 1948 में, टू चैनल द एंड एड टू वेस्ट यूरोपियन स्टेट. ठीक है, एक OECC ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया 1948 में, जिससे कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चलाया जा सके. तो फर्स्ट अगर हम टाइमलाइन में देखें तो 1948 में मार्शल प्लान आता है. नाउ इसी में इट बिकेम अ फोरम वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट बिगन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू. ये एक प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ से ये सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ट्रेड कर सकती थी, अपने इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व कर सकती थी. नेक्स्ट टाइमलाइन में जो चीज़ आती है, द काउंसिल ऑफ यूरोप, established in 1949. 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश होती है. वॉज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कोऑपरेशन. पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए द काउंसिल ऑफ यूरोप बनती है. द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप. कैपिटलिस्ट कंट्रीज ये वो हैं जो यूएसए के साथ हुआ करती थी उस समय पे. तो ये काउंसिल बन जाती है 1949 में. फिर तीसरा स्टेप देखते हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC इन 1957 में बनती है. ये बेसिक फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए. EEC 1957 में बनती है, और उसके बाद जब 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है,
और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश होती है 1992 में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक। अब यहाँ पर समझने की बात है कि 1992 में जाकर यूरोपियन यूनियन टोटली इस्टेब्लिश होती है, और उससे पहले क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन के लिए एक टाइमलाइन चल रहा था, इंटीग्रेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी और स्टेप लिए जा रहे थे डिफरेंट। अब हम देखते हैं सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो सिंबल है यूरोपियन यूनियन का, वो उनका फ्लैग है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, सो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग दे देंगे और फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो जो ये फ्लैग है, ये क्या दिखाता है, ये सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार है, इसका मतलब है सोलिडेरिटी एंड हार्मनी बिटवीन पीपल ऑफ यूरोप, सिंपल। अब इस सर्कल, इसमें इसके अंदर ब्लू फ्लैग के ऊपर गोल्ड स्टार्स हैं जिनकी संख्या 12 है। तो 12 ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। ट्रेडिशनली जो 12 नंबर है, इसको परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी के तौर पे देखा जाता है। सो ये सिंबल है यूरोपियन यूनियन का, जो इनका फ्लैग है, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। यूरोपियन यूनियन फिर इवॉल्व होती है एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के, डेवलप होते हुए वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाती है। तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है, हाउ द EU हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। यहाँ पे नेशन स्टेट का मतलब ये है कि यूरोपियन कंट्रीज मिल करके एक बड़ा स्टेट बनने की कोशिश कर रही। तो ऐसा क्या उन्होंने किया, कैसे उन्होंने ऐसा किया जिससे कि वो एक नेशन स्टेट की तरह लगने लगी, एक्ट करने लगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे EU ने क्या किया। यूरोपियन यूनियन ने 1992 में स्टैब्लिश हो जाती है, उनका एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है सभी कंट्रीज की मिला करके। कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, कोऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी, वो एक यूरो नाम की करेंसी का उनकी करेंसी का नाम है यूरो, और वो सारी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें यूरो चलता है, ठीक है। तो उन्होंने एक सिंगल करेंसी बनाई कॉमन, और सबसे बड़ी बात, उनका एक फ्लैग हुआ, इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। तो एक चीज़ रह गई, while the attempt to have a constitution for the EU have failed। EU एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करता है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी कॉमन है, उसकी करेंसी कॉमन है, उसका फ्लैग, फाउंडिंग डेट, एंथम है, सबका कॉमन। बट उन्होंने कोशिश करी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की, पर वो फेल रहे, ठीक है। उनमें कभी भी आपसी नेगोशिएशंस नहीं हो पाई, कभी भी वो किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए, जिसकी वजह से वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख पाए, जो इसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म। अब हम ये देखते हैं, जैसे कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की या देश की कितनी पावर है, वो किस तरीके से दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है कि यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस रखता है पूरी दुनिया में। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन का। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है दुनिया की। GDP $17 ट्रिलियन इन 2016 थी, नेक्स्ट टू द यूनाइटेड स्टेट। इट्स करेंसी यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ US डॉलर। नाउ थर्ड पॉइंट ये दिखाता है, इट्स शेयर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ 3 टाइम्स लार्जर देन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स जितना ट्रेड करता है उससे 3 टाइम्स लार्जर है उसका ट्रेड, और उसके पास एक असर्टिव पावर है जो कि वो US और चाइना के ट्रेड डिस्प्यूट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि EU की पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक पावर क्या है, किस तरीके से वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है।
So, two members of EU, Britain and France, hold permanent seat on UN सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में दो मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है। पर ब्रिटेन जो है अभी 2019 में यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया है। बट हमारी बुक में, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ अभी। द EU इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, दिस हैज इनेबल्ड द EU इन्फ्लुएंस some US policies such as current US position on Iran's न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर US की एक पॉलिसी है। यहाँ तक कि जो आपका EU है वो इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो अमेरिका को मजबूर कर सकता है इन अ सर्टेन वे कि वो काम करे। इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशंस। ठीक है, यूरोपियन यूनियन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करता है और नेगोशिएशंस का इस्तेमाल करता है, और वो इस्तेमाल नहीं करता मिलिट्री फोर्सेस का। ठीक है, वो किसी भी तरीके का कोर्जन नहीं यूज़ करता, ज़बरदस्ती यूज़ नहीं करता, वो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और नेगोशिएशन से किसी भी मामले को सुलझा लेता है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि जब चाइना में ह्यूमन राइट्स की बात हुई थी और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की बात हुई थी, तो किस तरीके से EU ने डायलॉग से, ओनली डायलॉग से बात करके, नेगोशिएशंस करके इन सारे इश्यूज़ को ख़त्म किया। तो आपको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में पता चल गया होगा EU के। अब हम उसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या कहता है? द EU's combined armed forces are the second largest in the world. Its total spending on defense is second after the US. यानी कि अगर सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ को मिला दिया जाए तो उन सब की फोर्सेस दुनिया में सेकंड नंबर पे होंगे, और US के बाद वो सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करते हैं। 2 EU मेंबर्स स्टेट, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ऑल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल्स, मतलब उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं इनके पास। तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं इनके पास, जो इनकी दो बड़ी कंट्रीज़ है ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, इनके पास पावर है। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो भी इनके पास बहुत अच्छी है। स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन किस तरीके से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस रखते हैं पूरी दुनिया में। नाउ एक कार्टून जो बुक में दिया हुआ है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिखाया है कि जो शिप है वो यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस शिप को दिखाया गया कि ये टाइटैनिक है, और जैसे कि आपको पता था टाइटैनिक जो तो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था, और जो शिप बिकॉज ऑफ ग्लेशियर से टकराने के कारण वो टूट के पानी में डूब गया था। तो उसी को जो कार्टूनिस्ट है उसी ने टाइटैनिक के तौर पे EU को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, इसे हम देखते हैं। द कार्टून डिपिक्ट द यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव्स टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन एज दे फेल्ड मिजरेबली। जो कार्टूनिस्ट है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एज एक जहाज़ की तरह जो टाइटैनिक था सबसे बड़ा जहाज़, ऐसी यूरोपियन यूनियन थी जिसने एक इनिशिएटिव लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, पर वो उसमें फेल हो गए मिजरेबली तरीके से। यहाँ पे टाइटैनिक शिप विद द यूरोपियन यूनियन फ्लैग इम्प्रिंटेड ऑन इट इज यूज्ड टू पोर्ट्रे दैट द शिप वाज ड्रॉन्ड एंड कुड नॉट रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। यहाँ पे टाइटैनिक को यूरोपियन यूनियन के तौर पे दिखाया गया है। ठीक है, उसको पोर्ट्रे करते हुए और दिखाया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाना चाहते थे और जो इनकी डेस्टिनेशन थी वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाए। सिमिलरली द EU फेल टू मेक अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर जो स्टार्स बनाए हैं वो 15 स्टार्स हैं, बट अगर हम नेचुरली में देखें तो जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है उसमें 12 स्टार्स हैं। तो यहाँ पे 15 स्टार्स क्यों बनाए गए हैं, इसके पीछे एक खास बात है।
there are 15 stars in the cartoon which depict 15 old member of the European Union, and there are 12 stars in the EU flag now, and it's the symbol of perfectness, completeness and unity. तो ये था इसका लास्ट लाइन जो हमने अभी पढ़ी। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए, और अपने अटेंडेंस ज़रूर लगाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।